हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अभी कल से एक न्यूज, वैसे तो ये न्यूज काफी टाइम से पॉपुलर है, बट कल एकदम से पूरे ट्विटर वर्ल्ड में और जो सोशल मीडिया है उस पर आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखे होंगे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। अब ये है तो एक न्यूज और एक इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर देखें तो बहुत बड़ी घटना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में तख्ता पलट हो जाता है। तो अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इस न्यूज का क्या इंपैक्ट होगा इंडिया पे। हमारे एग्जाम में मेंस, आरएस के मेंस में भी ये सिलेबस में है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसको कैसे पढ़ना है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हालांकि न्यूज है बट उसको अपन लोग करंट अफेयर्स अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उसी तरीके से कि हर न्यूज को देखना है कि वो एग्जाम में कैसे आएगी, वैसे देखेंगे हम। आप लोगों को ये बात पता है कि भाई बांग्लादेश में जो है तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट मतलब कि अभी आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है वहां पे, और जो वहां की अभी प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और उन्होंने देश भी छोड़ दिया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले न्यूज देख रहा था तो इंडिया में भी जो इंडियन गवर्नमेंट है इस चीज को लेके मीटिंग सभी हो रही है, और इंडिया उस सिचुएशन में वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। अभी उन्होंने अभी जैसे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है और बहुत ही जल्दी उनका रिएक्शन भी आने वाला है। अब देखते हैं कि ये घटना हुई कैसे, क्या इसके रीजंस हैं। पहले तो हम लोग वो जानेंगे कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, एक सबसे दुखद जो इमेज और जो फोटो या जो वीडियो कल से वायरल है वो ये था कि शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां थी बांग्लादेश में उनको गिराया गया। इस चीज के अगर हम लोग देखें तो ये कितना बड़ा मतलब दुख की बात ये इसलिए है कि ये बांग्लादेश के फाउंडर माने जाते हैं, जैसे फादर ऑफ नेशन की फिगर था ये, और इनकी मूर्तियां गिराई गई। अब आप सोच के देखो कि जनता में कितना रोष पैदा हुआ होगा, जनता में कितना गुस्सा होगा कि उन्होंने जो फादर ऑफ नेशन कहलाने वाले जो शेख मुजीबुर रहमान जी थे उनकी भी मूर्तियों को गिरा दिया। तो ऐसा क्या हुआ होगा, उसी चीज के ऊपर अपन देखेंगे। अभी क्या हुआ कि आपने देखा कि शेख हसीना जी जो हैं वो बांग्लादेश से, वैसे तो बोलेंगे कि वहां से निकल चुकी हैं और अभी वो इंडिया में ही हैं। अभी एग्जैक्ट उनका ये नहीं पता कि वो कहां पे, इंडिया में ही शरण लेंगे या फिर यूके में शरण लेंगे, वो चीजें अभी क्लियर नहीं। ठीक है, काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, वहां की जनता का प्रोटेस्ट, लोगों में आक्रोश था। किस चीज को लेके? जो वहां की गवर्नमेंट थी। जैसे अभी 2024 में इलेक्शन हुए वहां पे, और शेख हसीना जी जो फिर से वहां पे चुनी गई, प्राइम मिनिस्टर चुनी गई, फिर से जीत के आई। लेकिन यूएसए ने या फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने बांग्लादेश के इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया कि इन इलेक्शंस में बहुत ज्यादा रिगिंग हुई है, मतलब धांधलेबाजी हुई है। तो फिर शेख हसीना जी का रिस्पॉन्ड आया कि ये वेस्टर्न कंट्रीज इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं बांग्लादेश की जनता को ना, या फिर हमारे अगेंस्ट भड़काना चाहती हैं। तो वहां पे जो इलेक्शन हुए तो शेख हसीना जी जीत के आई थी। ठीक है, लेकिन अभी कुछ ऐसी पॉलिसीज, वहां पे एक डिसीजन आया, वहां की एक हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया जो रिजर्वेशन पॉलिसीज थी, और उसने सारा गेम चेंज कर दिया। उन्होंने क्या बोला? वैसे तो शेख हसीना जी ने ही पहले ये क्या था कि फ्रीडम फाइटर्स को जो रिजर्वेशन मिलता था जॉब में वो हटाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें उस रिजर्वेशन पॉलिसी को दोबारा से रिवाइव कर दिया। अब रिवाइव कर दिया तो मतलब फ्रीडम फाइटर्स के जो बच्चे हैं या फिर उनकी जो फैमिली के लोग हैं उनको जो वहां पे, जैसे जिस प्रकार हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज में या फिर जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वहां पे फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन या फिर उनकी जो फैमिली के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया जॉब्स की अगर बात करें। तो इस तरीके से जो रिजर्वेशन का जो कोटा था वो
एकदम डिसबैलेंस सा हो गया। मतलब मोस्टली सीट्स जो थी वो रिजर्वेशन में चली गई, पहली चीज तो। और जब रिजर्वेशन में चली गई तो क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। कोविड के बाद से वहां की इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया। और जब जनता के पास काम नहीं होता तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जनता में रोष आता है। तो आपने देखा होगा ये सारी न्यूज, कल के न्यूज़पेपर की न्यूज है ये, है ना, कि किस तरीके से जो हिंडन एयरबेस है वहां पे उनको लैंड कराया गया और वहां से इंडियन गवर्नमेंट के जो कुछ लोग थे उनको रिसीव किया वहां पे और सेफ जगह पे ले गया, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया गया। अब इंडिया बांग्लादेश के टाइज पे हम लोग इसमें ये भी बात करेंगे कि इंडिया और भारत के जो इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस जो ये घटना अभी हुई है। ओके, और बाकी जो चीजें हैं वो आगे अब देख लेते हैं। काफी दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे आगजनी हो रही थी, वायलेंस हो रहा था, स्टूडेंट्स के डिफरेंट ग्रुप्स इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे, बाकी जनता भी भाग ले रही थी, तो काफी वायलेंस हो रहा था। अब इसके पीछे कारण क्या थे? तो पहला कारण तो जो हमने अभी आपको बताया कि जो जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसमें चेंजेस। अब ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर था कि जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट वहां पे हो रहे थे, वो क्यों हो रहे थे? क्योंकि 56% जो सीट्स थी वो रिजर्व हो गई थी और अनरिजर्व सीट्स या फिर जो मेरिट के बेस पे जो सीट्स बची थी वो सिर्फ 44% सीटें बची थी। इसके कारण लोग परेशान थे कि जॉब मिल नहीं रही है। ओके, जो जॉब थी वो क्या हो गया कि 30% कोटा किन के लिए दे दिया? फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली के लिए दे दिया। बाकी जो बचा था विमेन्स के लिए या फिर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स थी, 5% कोटा उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए या फिर अदर कम्युनिटीज के लिए दे दिया, या फिर जिन इंसानों में या जिन लोगों में डिसेबिलिटीज है उनके। तो टोटल 56% कोटा उन्होंने क्या कर दिया, या फिर सीट्स रिजर्व कर दी, और 44% सिर्फ मेरिट बेस पे थी। अब आप इतनी सीट्स रिजर्व कर दोगे तो लोगों में तो गुस्सा आएगा ही, ये बहुत जायज सी बात है कि आप उनका हक मार रहे हो। दूसरी चीजें कि वहां पे अब जो सरकार थी वहां पे, वो कुछ सरकार की भी कमियां रही होंगी। क्यों? क्योंकि 2009 से शेख हसीना जी वहां पे पावर में है। इतने लंबे समय से आप पावर में हो और अगर आप अपने जनता को, उनकी प्रॉब्लम्स को अगर सुन नहीं पा रहे हो और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये इश्यूज होने जायज होते हैं। वहां पे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं या डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनका हनन हो रहा था। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी या फिर जो लोगों को बोलने की जो आजादी थी उसको उनको दबाया जा रहा था। ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि वहां पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही थी या फिर वहां पे करप्शन चार्जेस बहुत थे वहां के जो मिनिस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट। वहां पे जो जर्नलिस्ट हैं उनको जेल में डाला जा रहा था, स्टूडेंट्स को जेल में डाला जा रहा था। अभी जस्ट मैंने अभी देखा तो 400 से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं अभी ये प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले का आंकड़ा है। तो आप सोचो, लोगों में ट्रस्ट नहीं रहा। अब इसमें 100 से ज्यादा तो पुलिस वाले लोग हैं जिनको भीड़ ने मार दिया है। भीड़ घुस गई है वहां पे, प्राइम मिनिस्टर के हाउस में भी घुस गई। आपने वीडियो देखे भी होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पे लोग सामान उठा के निकाल के और एकदम मजे ले रहे हो, जैसे, है ना, फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और फिर उनको वायरल। काफी समय से इंटरनेट जो सुविधाएं हैं वो भी बंद है, इंटरनेट बैन है। फिर वहां पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं या फिर जो अपोजिशन के लोग हैं उनको भी दबाया जा रहा है या उनको भी मतलब झूठे केसेस में पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण ये धीरे धीरे चीजें होती गई और आज ये पहले ये प्रोटेस्ट अपोजिशन पार्टी, जब यूएसए ने ये एलिगेशंस लगाए कि चुनाव में धांधलेबाजी हुई है तो अपोजिशन पार्टीज ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। तो वो पहले छोटा प्रोटेस्ट था, बहुत कम जगह पे वो प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन इसी बीच पीएम साहिबा का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रजाकार बोल देती हैं कि रजाकार, और उसका मतलब होता है एंटी नेशनल। वहां पे जिन्होंने फ्रीडम फाइटर या जब 1971 में जब बांग्लादेश के लिए आजाद कराने के लिए जो लड़ाई थी और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उन लोगों के लिए ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसके कारण लोगों में और गुस्सा बढ़ गया और भीड़ बढ़ती गई। फिर स्टूडेंट्स ने, और जब फिर हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया तो स्टूडेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगे और ये मास लेवल पे ये प्रोटेस्ट बढ़ गया।
मास लेवल पे प्रोटेस्ट बढ़ा तो फिर सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए, आर्मी को डिप्लॉय किया, पुलिस को डिप्लॉय किया, वहां पे उनके बीच में भिड़ंत हुई, कि हिंसा हुई, और उसका ये परिणाम है कि शेख हसीना जी को अपना देश छोड़ना पड़ा। आप सोचो उनके फोर फादर्स ने या उनकी फैमिली ने उस देश के लिए क्या क्या किया था। लेकिन जैसे अपने भारत में, अपने संविधान में एक बात लिखी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि जो सुप्रीम पावर होती है ना वो जनता के हाथ में होती है। अब यहां पे भी जनता ने ही ये सारा, मतलब उन्होंने चीजें दिखा दी कि जनता ही सुप्रीम है, जनता ही आपको वहां पे चुन के भेजती है, इसलिए आपको जनता की चीजों का या जनता की जो प्रॉब्लम्स है उनका निवारण करना पड़ेगा, आपको सोल्व करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम्स थी, ये रीजन से जो हम लोगों ने देखे। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपने एग्जाम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि मेंस में इसको कहां पे यूज किया जाएगा। देखो, हमारा करंट अफेयर्स पढ़ाने का सिंपल सा एक मोटिव है कि आप कोई भी न्यूज जब पढ़ो तो उसको रिलेट कर पाओ कि वो प्रीलिम्स में कैसे यूज करनी हो और मेंस में कैसे यूज करनी। अब आपने अपने पेपर 3 में पॉलिटी का जो सिलेबस है उसमें देखा होगा कि आपका करंट अफेयर्स प्लस में कि जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे क्या रिलेशन है, या जियोपॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स क्या है, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है चीजें, या साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया या सदर्न कंट्रीज में क्या इश्यूज हैं, ये भी मेंशन है। उनका भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हमारे सिलेबस में दे रखा है। तो ये अब हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी घटना हो गई है तो उसका जायज सी बात है कि भारत पे प्रभाव पड़ेगा। आप खुद लोग अपने से भी लगा के देख सकते हो कि जब हमारे पड़ोस वाले घर में अगर कोई इंसान मतलब दारू पी के या अपने बच्चों को पीट रहा हो, या वहां पे कोई हिंसक एक्टिविटीज हो रही हो, तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है, और चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, किसी भी तरीके से हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे लेकिन एंगल्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब जैसे इस बार भी आरएस मेंस में क्वेश्चन आया था, ओके, कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन था, ओके, तो ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार बांग्लादेश से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश में जो अभी तख्ता पलट हुआ तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। 10 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 नंबर में तो नहीं, 10 नंबर में पूछने के ज्यादा चांसेस है। या फिर कोई जैसे ये वर्ड टर्म पूछा था आपसे कि जियोपॉलिटिक्स क्या है, तो इस तरीके से कोई टर्म्स आपसे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई टर्म पूछी जा सकती है। तो आपको ये सिलेबस माइंड में होना चाहिए। आगे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब हमें किसी की प्रॉब्लम्स को अगर पढ़ना है तो पहले हमें, जैसे फॉरेन रिलेशन में या इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज होती है, दो कंट्रीज के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं लेकिन कुछ कोऑपरेशन भी होता है, एक दूसरे से सहयोग भी करते हैं, हम लोग साथ देते हैं किसी किसी चीज में। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम, जैसे भारत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बांग्लादेश को आजाद करवाने में 1971 में, ठीक है, तो हमारा क्लोज टाई रहा है, क्लोज रिलेशंस रहे हैं बांग्लादेश के साथ। इवन जो शेख हसीना जी थी वो प्रो भारत रही हैं, प्रो इंडिया रही हैं हमेशा से। उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। जो एक मेजर प्रॉब्लम है इनफिल्ट्रेशन है या फिर इमिग्रेशन है, उसको खत्म करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने लिए थे, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो प्रॉब्लम्स को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया और वो बांग्लादेश के रिलेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है, या इंडिया के लिए बांग्लादेश का क्या सिग्निफिकेंस रहा है। तो इसमें सबसे पहली चीज देखो, हम अगर ट्रेड की बात करें, इसमें मैं आपको ब्रेक करना सिखा देता हूं पहले। जब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि भारत और बांग्लादेश में किस किस, या फिर बांग्लादेश का क्या सिग्निफिकेंस है भारत के लिए, ओके, तो इस तरीके के अगर आईआर में क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को ब्रेक करना आना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे एक क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं। अगर यहां पे ये भी पूछ ले कि भाई किन किन एरियाज या सेक्टर्स में हमारा कोऑपरेशन है किसी दूसरी कंट्री के साथ, अगर आपको ये याद करने हो, ये पता करने हो, तो सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है जिसको सब्जेक्ट मतलब या स्टेक होल्डर अप्रोच या फिर सब्जेक्ट वाइज अप्रोच भी आप बोल सकते हो। स्टेक होल्डर अप्रोच अलग होगी, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, कि हमारा, जैसे हम अपने पड़ोसी से पैसे का लेन देन करते हैं, कई बार क्या होता है कि वहां पे मिठाई आई तो वो हमें, त्योहारों में भी हम एक दूसरे में मतलब मिलते हैं उन लोगों से, वहां पे अगर कुछ गलत हो रहा हो तो भी उस चीज में भी हम लोग उनको ठीक करने के लिए रोल प्ले करते हैं।
ये होता ना कि हमारे पड़ोस में कोई लोग हो तो हम उनसे मिलते रहते हैं। सेम ऐसे ही यहां पे पहले कोऑपरेशन देखते हैं। तो एक तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ। इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग उनके साथ ट्रेड करते होंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो आप देखोगे जो बांग्लादेश जो है यहां इस रीजन में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो कितनी बड़ी बात है ये कि जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसमें बांग्लादेश कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है सब कॉन्टिनेंट में, ये बात होगी। फिर दूसरी चीज कि इंडिया जो है अगर बात करें मतलब बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है एशिया में चाइना के बाद से, ठीक है, कि बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर इन एशिया आफ्टर चाइना इंडिया। तो बांग्लादेश के लिए भी हम उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब उनसे एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं तो वो भी तो चीजें हमारे इधर लेन देन होता है ना, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो जिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो पैसा आता है तो वहां पे भी डेवलपमेंट होता है, हमारे यहां भी होता है। टोटल बायलेटरल ट्रेड की अगर बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर बात करें तो 13 बिलियन का फाइनेंशियल ट्रेड हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख लिया हम लोगों ने। ओके, हमारे जो कॉटन का एक्सपोर्ट है बहुत ज्यादा बांग्लादेश में ज्यादा। ऐसे ही आपने सुना होगा कि जो हमारे कपड़े जो हम लोग पहनते हैं मोस्टली कपड़े हमारे कहां से आ रहे होते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। हमारे बांग्लादेश बहुत सारा गारमेंट्स हमारे यहाँ पे भेजता है क्योंकि बांग्लादेश में गारमेंट्स की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है और एक बहुत बड़ा मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब है बांग्लादेश, वो इंडिया में गारमेंट्स भेजता है। तो आप सोचो जब हमें इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े अमाउंट में हम लोग उनके साथ ट्रेड करें तो अपने आप ही उनके इंपॉर्टेंस हो गया हमारे लिए, वो सिग्निफिकेंट है। तो ये तो हमने ट्रेड की बात कर ली। फिर आ जाते हैं आगे डिफरेंट एस्पेक्ट अगर ब्रेक वो करें हम लोग तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीजन है ना। इसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उनके साथ, जैसे संप्रीति या मिलान हम लोग उनके साथ एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ ये चीजें आपको प्रीलिम्स में पता होनी चाहिए। जैसे कल वाली न्यूज में भी हम लोगों ने कवर किया था, पूछ सकता है आपसे कि संप्रति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किस कंट्री के साथ है, मिलन जो एक्सरसाइज है वो किस कंट्री के साथ है। तो हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, हमारे ओशियंस को सिक्योर करने के लिए, लैंड को सिक्योर करने के लिए इस तरीके की एक्सरसाइज हम लोग बांग्लादेश के साथ करते रहते हैं। हमने एक और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था 2015 में, अगर आपको याद हो। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, याद है, बता सकते हो आप कौन सा था? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसी के तहत ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ साइन किया था। और ये कब हुआ था? 2015 में। तो आपसे वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किस अमेंडमेंट के तहत हुआ था और किस कंट्री के साथ हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था 2015 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं वर्ल्ड लेवल पे जिनमें बांग्लादेश और हम मेंबर्स हैं, ठीक है। जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, BBIN हो गया, है ना, आयोरा होगा। एक का मेंबर नहीं है। अगर यहां पे आप बात करो, यहां पे क्वेश्चन, क्या SCO का मेंबर है बांग्लादेश? नहीं है, लेकिन सार्क, बिम्स्टेक और BBIN का मेंबर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए प्रीलिम्स में, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि भाई SCO के कौन कौन मेंबर हैं, और वहां पे आपको दे दे बांग्लादेश का भी नाम दे, तो बांग्लादेश नहीं है, तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज, ठीक है। हम लोगों ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिफरेंट वहां पे पोर्ट्स को कनेक्ट किया। हम लोगों ने क्या किया, भारत सरकार ने रेलवे लाइन को लिंक किया, अगरतला अखौरा रेल लिंक जो है, ठीक है। वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स को, कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो वो कहां से जा रहा है, वो बांग्लादेश से होके जा रहा है। तो जब वो हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है तो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो गया। हमें जो चिकन नेक से यहां से जाके इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता, अब हमको नहीं करना पड़ेगा, यहां पे हो गया ना। देखो आप कितना डिस्टेंस हमारा कम हो गया, कितना टाइम बचेगा, कितनी एनर्जी बचेगी और कितना पैसा बचेगा इससे हमारा। तो इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम लोग सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। आगे आ जाते पॉलिटिकल कोऑपरेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी भारत में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो जो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ट्वीट आया होगा, उनका थैंक्स आया होगा, या फिर रिपब्लिक डे पे उनको बुलाते हैं, है ना, अलग अलग गेस्ट को, तो उन्हें भी एक बार बुलाया गया। या फिर जैसे शेख हसीना जी बनी तो PM मोदी जी ने भी उनको
बधाइयां दी। फिर हम लोगों ने क्या क्या, आप लोगों ने देखा होगा, गांधी पीस प्राइज दिया शेख मुजीबुर रहमान को, तो ये भी बहुत बड़ा एक दिखाता कि हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज की। ये बहुत बड़ा प्राइज भारत सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान को दिया। ये दिखाता कि हमारे कितने अच्छे रिलेशंस रहे हैं उनके साथ। ओके, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी है हमारा उनके साथ। तो अब आपने देखा कि हम लोग अगर कोऑपरेशन की बात करें तो कोऑपरेशन में क्या करना होता है, सिंपली आपको देखना होता है कि इकोनॉमी का कोऑपरेशन है, पॉलिटी में कोऑपरेशन है, सिक्योरिटी में कोऑपरेशन है, डिफेंस में कोऑपरेशन है, साइंस टेक में हो सकता है कि हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी इनके साथ ट्रांसफर कर रहे हो, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हो, तो उसमें भी कोऑपरेशन हो गया। फिर अगर बात करें तो ज्योग्राफी का कोऑपरेशन तो है ही ना, हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं, लॉन्गेस्ट बाउंड्री लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं हम लोग, कितनी 4096 आई थिंक, आप लोगों को याद होगा। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि किस तरीके से आप बताओ कि कौन सी स्टेट या फिर भारत कितना एरिया जो है वो शेयर करता है, कितने किलोमीटर बाउंड्री है, तो लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं इनके साथ। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया जो है इज मेजर डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ बांग्लादेश, कि मेजर डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। ये लिंक्स आप लोगों, ये जो हम लोगों ने जैसे रेल लिंक बनाया है या फिर रोड लिंक बनाया है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये नाम से सीधा पूछ सकता है कि हावड़ा अगरतला रेल लिंक जो है वो किन दो रीजन्स को कनेक्ट करता है या किस कंट्री से पास होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैत्री सेतु ब्रिज हम लोगों ने बनाया, ओके, चट्टोग्राम और मंगोला पोर्ट को कनेक्ट किया, ओके, कोलकाता ढाका अगरतला बस सर्विस चलाई। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन है उनके साथ। तो जिन कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होंगे उन्हीं के साथ तो ये कोऑपरेशन इतना ज्यादा, हमारा पाकिस्तान के साथ उतना ज्यादा नहीं है, चाइना के साथ नहीं है। तो ये जो फील्ड्स थी ये हमें बताती है कि हमारे लिए कितना सिग्निफिकेंट है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के लिए भी हम कितने सिग्निफिकेंट है। तो अगर ये जो घटना अभी हुई, ऐसी घटना अगर हमारे पड़ोस में या पड़ोसी मुल्क में हो रही है, तो उसका इंपैक्ट अब सोचो हमारे ऊपर होगा या नहीं होगा। ये कितनी सारी चीजें इंपैक्ट होंगी, चाहे हम इकोनॉमी की बात कर लें, चाहे हम पॉलिटी की बात कर लें, चाहे हम ज्योग्राफी की बात कर लें या साइंस टेक की बात कर लें, ट्रेड की बात कर लें, डिफेंस की बात कर लें, सिक्योरिटी की बात कर लें, सब इंपैक्ट होगा। अब वो जब इंपैक्ट होगा तो हमारे यहाँ के लोगों पे भी चीजें या प्रभाव पड़ेगा उस चीज का। अब आगे आ जाते हैं, लेकिन मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो आप कर दोगे कि क्यों सिग्निफिकेंट है बांग्लादेश हमारे लिए, या इंडिया कैसे, किन किन एरियाज में कोऑपरेशन है इंडिया और बांग्लादेश। और अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, ये आपको एज एन एग्जांपल लिखने हैं, आपको बताना, जो वैल्यू एडिशन की बात होती है ना, ये आपको पॉलिटिकल कोऑपरेशन लिख के आप पॉइंट बताओगे कि हमने लैंड एग्रीमेंट साइन किया है उनके साथ। ओके, आप बताओगे इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्जांपल दोगे कि मैत्री सेतु ब्रिज बनाया हमने, कनेक्ट किया दो पॉइंट्स को, डिस्टेंस कम किया हमने, तो ये सब एग्जांपल्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे वहां पे, और इसी से आपका आंसर बहुत अच्छा होता है, दूसरों से अलग होता है। तो ये एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है यहाँ पे। आगे आ जाते हैं। अब देखो, भले ही हम लोग अपने पड़ोसी के साथ कितना ही अच्छा प्यार प्रेम हो, मिलाप हो ना, लेकिन हमारे कुछ ना कुछ तो उनके साथ इश्यूज होते हैं, तो इनके साथ भी हमारे कुछ इश्यूज हैं। जैसे अब अगर बात करें तो पहले ये भी आप लोग ना सब्जेक्ट से ब्रेक कर लिया करो, पॉलिटिकल इश्यूज भी होंगे, ज्योग्राफिकल इश्यूज होंगे, इकोनॉमिक इश्यूज होंगे, ओके, तो साइंस एंड टेक में इश्यूज होंगे, मतलब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग एस्पेक्ट्स में इश्यूज होंगे, तो वो आपको पता होने चाहिए। अब जैसे अगर मान लो ज्योग्राफी की बात करें तो कितना तो एरिया या फिर कितना किलोमीटर हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं ना, तो वहां से इनफिल्ट्रेशन होता है। आए दिन आप लोगों को न्यूज में सुनने को मिलता होगा कि वहां से रोहिंग्याज आ गए, वहां से बांग्लादेश से टेररिस्ट लोग घुस गए। ओके, इस तरीके की घटनाएं बॉर्डर पे होती रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ओके, वहां पे दूसरा जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, ओके, तिस्ता नदी है, आपने सुना होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तिस्ता नदी पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किन दो कंट्रीज के बीच में है, इंडिया नेपाल के बीच में है या फिर इंडिया बांग्लादेश के बीच में है या इंडिया चाइना के बीच में है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। वाटर शेयरिंग पे कि कितना पानी कौन यूज करेगा, उस पे भी हमारा इशू है, वो डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स पे, तो इस चीज के ऊपर टेंशन है हमारी कि इंडिया कितना यूज करेगा, बांग्लादेश कितना यूज करेगा। ओके, रोहिंग्याज वाला इशू,
म्यांमार से जो रोहिंग्याज आते हैं तो बांग्लादेश के थ्रू होके वो इंडिया में आते हैं, वो भी एक, क्योंकि उससे इंटरनल सिक्योरिटी को इश्यू बन सकता है। इमिग्रेशन का आप लोगों के साथ बताए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इनफिल्ट्रेशन, और एक जो सबसे बड़ा है वो है चाइना का इन्फ्लुएंस। सबसे बड़ी चीज अभी जो क्या होने वाली है वो यही होगी कि अभी तक तो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, तो हम अपने आप को ऐसे था कि ठीक है हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, हम पे कोई इंपैक्ट कम होगा। लेकिन अगर मान लो अभी जो गवर्नमेंट बनेगी और वो प्रो चाइना गवर्नमेंट बनेगी, तो फिर इंडिया पे कितना नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, ये एक सोचने वाली बात अभी है। क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इस रीजन में। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सुना होगा कि उनकी, या फिर डेट ट्रैप पॉलिसी सुनी होगी कि किस तरीके से वो सॉफ्ट लोन देता है और कंट्रीज की के पोर्ट्स में डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, तो ऐसे वो दूसरी कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लेके आ रहा है, जो कि बांग्लादेश के साथ भी है। फिर वहां पे अटैक ऑन माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज है जैसे हिंदू कम्युनिटी वहां पे माइनॉरिटी में है तो उन पे अटैक है, इसीलिए सीए बिल भी हम लोग लेके आए थे। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये इश्यूज हैं जो हम लोगों ने मतलब अभी डिस्कस किए। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन एरियाज में या किन किन सेक्टर्स में हमारे बांग्लादेश के साथ इश्यूज हैं, उनमें आप एग्जांपल दोगे। जब अगर ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर का आप एग्जांपल दोगे तो नाम बताओगे आप किस रिवर पे इशू हो रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल का बताओगे तो कि किस तरीके से रोहिंग्याज का इनफिल्ट्रेशन है, या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, या फिर कैटल ट्रैफिकिंग भी बहुत होती है, नदी में गायों को छोड़ देते हैं, भैंसों को छोड़ देते हैं, ओके। या फिर फेक करेंसी आप देखोगे, फेक प्रोडक्ट्स इंडिया में डंप किए जाते हैं, ये भी एक बड़ा इशू है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी, ये एरियाज हम लोगों ने देखे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि इस चीज के जो अभी घटना हुई उसके इंप्लीकेशंस क्या हो गए। ये तो अभी एरिया इंप्लीकेशन वैसे ही आएंगे कि जिन जिन सेक्टर्स में हम काम कर रहे थे उन्हीं पे इंप्लीकेशन आ जाएंगे। एक तो पहली चीज कि जो हमें ट्रस्ट था, जो इंडियन गवर्नमेंट को ट्रस्ट था, भारत को जो ट्रस्ट था बांग्लादेश पे कि ये प्रो इंडिया है या प्रो जो गवर्नमेंट है वहां पे प्रो इंडिया, वो ब्रेक हो सकता है। अभी नहीं पता कि किस तरीके की गवर्नमेंट वहां पे सेटअप होगी। अभी जैसे आर्मी कह रही है कि इंटरिम गवर्नमेंट हम बनाएंगे, बट हो सकता है कि वो प्रो चाइना हो, या फिर जो अपोजिशन में जो लीडर रही हैं, जो अभी जेल में थी, उनको अब रिहा कर दिया गया है, वो अगर पीएम बनती हैं तो वो तो प्रो चाइना है, तो फिर इंडिया के लिए एक मुसीबत वाली बात है। लोगों का ट्रस्ट, बॉर्डर इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ओके, जो इन्फिल्ट्रेशन की हम लोग जो बात कर रहे थे, ओके। अभी तक जैसे वेस्ट ने भी हमें बहुत क्रिटिसाइज किया है, जैसे इलेक्शन में जब धांधलेबाजी हुई थी तो इंडिया की तरफ से ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि इंडिया इसलिए खुश था क्योंकि प्रो गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन वेस्ट इस चीज को बोल रहा था कि वहां पे धांधलेबाजी के कारण ही सरकार बनाई गई है। तो ये भी इसका एक बड़े लेवल पे इंपैक्ट हो सकता है। अभी फ्यूचर में भी नहीं पता कि किस तरीके की गवर्नमेंट वहां पे बनेगी। तो हम लोगों ने जो चीजें, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ, तो उसके रीजंस आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से रीजंस थे? तो रीजंस में सबसे पहला रीजन तो वही था कि भाई जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, ओके, रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या था कि 30% कोटा जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको दे दिया था। फिर करप्शन था, या फिर वहां पे जो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा था, या फिर जो इन्फ्लेशन है, बाकी रीजंस भी हैं ये सारे। जनता में आक्रोश इसीलिए था, जनता नाखुश थी वहां की पॉलिसीज के कारण, ओके, जर्नलिस्ट को लोगों को कैद किया जा रहा था, तो वो सारे रीजंस आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर हम लोगों ने देखा कि क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस आपको पता होना, तो कैसे करोगे? आपके जितने सब्जेक्ट है, मैंने एक बात आपको पहले ही बताई कि सब्जेक्ट्स में ब्रेक करना आना चाहिए आपको। जैसे इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है आपका, पॉलिटी आपका एक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, साइंस टैग, ओके, डिफेंस सिक्योरिटी आपका, और कैसे ब्रेक कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अगर मान लो साइंस टेक की हमने बात कर ली, या फिर लॉ की बात करोगे आप, ठीक है, या फिर हम देखें ट्रेड की बात कर लें, ओके, वो इकोनॉमी में सारी चीजें। तो यहाँ पे आप सब एक एक एग्जांपल्स दे सकते हो। या फिर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा कोऑपरेशन है, मैत्री ब्रिज का एग्जाम्पल था, ओके, या फिर जो रेल लिंक हम लोगों ने अभी किया है, या फिर जो बस सर्विस हम लोगों ने चलाई थी, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी हम लोग एक साथ हैं,
काफी प्लेटफॉर्म्स पे, ओके। हम टेररिज्म के अगेंस्ट भी फाइट कर रहे हैं मिलके, है ना, जैसे BBIN के हम लोग पार्ट है, सार्क के हम लोग पार्ट हैं, ओके। तो इस तरीके से आप सिग्निफिकेंस बता दोगे, ओके, इंप्लीकेशंस भी बता दोगे, ये चीजें। या फिर आपसे अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किन किन एरियाज में टेंशन है, ओके, दो कंट्रीज के बीच में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो वोटर शेयरिंग में हमारा इश्यू है उनके साथ, बाउंड्री शेयरिंग में भी इश्यू है, ठीक है। फिर हमारा क्योंकि पोरस बाउंड्री है, बाउंड्री पे वो नहीं कि जैसे होता है ना कि भाई डिफाइंड हो बाउंड्री, क्योंकि भाई नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, तो वहां पे डिफाइन कर ही नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर इनफिल्ट्रेशन भी होता है, ठीक है। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, ड्रग ट्रैफिकिंग भी है। फिर आप देखोगे रोहिंग्यास वाला इश्यू अपन लोगों ने देखा, और सबसे बड़ा जो है चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो आज भी बना हुआ है, वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स वहां पे डेवलप कर रहा है। तो इस तरीके से आप मेंस के क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते हो यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि अभी आपको मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे लिखने में इश्यू आएगा, ऐसे पॉइंट बना के, और हर पॉइंट में आपको एक एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। कोई भी न्यूज पढ़ो सिर्फ ऐसे देख लो कि ये सिलेबस में कहां कनेक्ट हो रहा है, ओके। चलो आगे चलते हैं। कंक्लूजन क्या लिखोगे भाई, अभी क्या करना चाहिए इंडिया को, है ना, या फिर इस तरीके का आंसर आ जाता है। तो ये कंक्लूजन तो पहले बनता कि जब अभी ये सिचुएशन सही रहती कि विकसित भारत 2047 में विकसित भारत बनना चाहता है, और स्मार्ट बांग्लादेश विजन भी है 2041 वाला, तो ये दोनों तभी पूरे हो पाएंगे जब वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। और जो ये प्रॉब्लम जो हम लोगों ने या इश्यूज जो भी गिनवाए, वो उन इश्यूज को कम करेंगे, ना। तो आपका जो वे फॉरवर्ड होना चाहिए, या फिर जो कंक्लूजन की बात करते हैं, वो विजनरी होना चाहिए। बहुत प्रेजेंट सिचुएशन में क्या होगा कि इंडिया को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। किस तरीके का बैलेंस, अगर मान लो प्रो इंडिया गवर्नमेंट नहीं आती है तो भी इंडिया को इस तरीके के स्टेप्स एंगेज तो होना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हम लोग मना कर सकते हैं बात करने से ही, नहीं, हमें एंगेज करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें इंडिया को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमने मेंस के पर्सपेक्टिव से तो देख लिया इस न्यूज को, एक बार प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और देख लेते हैं, क्योंकि अभी बांग्लादेश न्यूज में है, तो बांग्लादेश से रिलेटेड एक बार जितनी भी चीजें हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं जो प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस है। देखो प्रीलिम्स में ना सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे, आपको ये बात पता होनी चाहिए कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ, आपको ये पता होना चाहिए। पहली चीज कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं, ये पता होनी चाहिए। किसका लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करती है, मतलब कौन सी स्टेट लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करती है। आप कमेंट्स में और आप अभी लिख के बताओगे मुझे कि ये क्या है, या फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे हम ये, ठीक है। सबसे कम बॉर्डर कौन सा अगर शेयर करती है, कौन सी रिवर्स हैं, उन रिवर्स पे कौन से पोर्ट्स बने, वो सॉरी क्या बोलते हैं, डैम्स बने हुए हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या फिर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे रेल प्रोजेक्ट है या बस प्रोजेक्ट्स है, ओके। फिर सुंदरबन से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए, वहां की ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी थी, एक तो मिलन थी और एक संप्रीति थी, अब हम लोगों ने देखा भी था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन सा रैंक है, किस तरीके से, किस में लार्जेस्ट है, किस में सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट में पूछने के चांसेस होते हैं, कि आपको दो स्टेटमेंट दे देगा कि भाई भारत जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है या लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो वो स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि लैंड एग्रीमेंट हुआ था, तो कौन सा अमेंडमेंट था, वो भी आपको याद होना चाहिए। 100th अमेंडमेंट था, कब हुआ था, 2015 में, ठीक है। कौन कौन से पोर्ट, जैसे चट्टोग्राम हो गया, मोंगला पोर्ट हो गया बांग्लादेश में, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे, बोलेगा कि मैत्री सेतु जो ब्रिज है किस रिवर पे है, वो भी आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे हम ये कि कौन सी रिवर पे है, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन कि मैत्री सेतु ब्रिज जो है वो किस कंट्री, किस रीजन को कनेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी देख ली है। अब देखो कुछ मेंस के क्वेश्चंस भी हैं जो आपको लिखने हैं, ठीक है। आप लिख के नेक्स्ट क्लास में लेके भी आओगे, और जो लोग ऑनलाइन देखेंगे वो हमें लिख के भेज सकते हैं, हम लोग उस पर रिव्यू कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि भाई अभी जो सिचुएशन बांग्लादेश में या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है उसका इंडिया के लिए क्या महत्व है, या फिर उसका क्या इंपैक्ट होगा इंडिया पे, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ये 10 मार्कर में आपको लिखना है, और प्रॉपर आप इसमें इंट्रोडक्शन भी लिखोगे 1 से 2 लाइन में,
बॉडी में पॉइंट्स फॉर्म में लिखोगे और हर पॉइंट में आपका एग्जाम्पल आना चाहिए, हर पॉइंट में आप ट्राई करोगे कि एग्जाम्पल दोगे उसमें, ठीक है। फिर कौन कौन से एरियाज हैं, कोऑपरेशन के जो एरियाज हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो भी लिखना है। इसमें भी सेम आपको 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिख के दिखाना है। एक और क्वेश्चन है कि कौन कौन सी इंटरनेशनल और रीजनल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें इंडिया और बांग्लादेश मेंबर्स हैं। अपन लोगों ने अभी डिस्कस किया था, याद है? अभी बताओ कौन सी थी अपनी? सार्क है एक तो, कि बिम्स्टेक है, बीबीआईएन है, आयोरा है। तो ये हो सकता है कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले। ओके, तो इस तरीके से आपको मेंस के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आज हमारी आज की क्लास थी।